नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है इवान बुनिन की लिखी कहानी अंधी गलियां, जिसका हिंदी अनुवाद किया है जगदीश प्रसाद डिमरी ने। पतझड़ के ठंडे बरसाती मौसम में बरसाती पानी से भरी टूटी व गड्ढों वाली तुलना में शहर की एक बड़ी सड़क के किनारे बनी किसान की एक लंबी सी झोपड़ी के पास कीचड़ में लथपथ अधखुली छतरी वाली एक बग्घी आकर रुकी। बग्घी को काफी साधारण से 3 घोड़े खींच रहे थे, जिनकी पूंछें गंदगी व कीचड़ के कारण उनके शरीर से चिपटी थी। इस झोपड़ी के एक तरफ सरकारी डाक बंगला व दूसरी तरफ एक अलग साफ सुथरा कमरा था, जिसमें विश्राम किया जा सकता था या रात गुजारी जा सकती थी, अथवा दोपहर का खाना खाया जा सकता था या चाय पी जा सकती थी। कोचवान की गद्दी पर एक हट्टा कट्टा गंभीर गहरे वर्ण वाला आदमी बैठा था, जिसने अपने कोट को पेटी से कसकर बांध रखा था और पुराने जमाने के डाकुओं जैसा लग रहा था। बग्घी में सुढौल, सयाना, अधेड़ उम्र वाला, काली भवें व सफेद मूछों और गलमूछों वाला एक सैनिक अधिकारी बैठा था। उसने बड़ी टोपी व ऊद बिलाव के फर से बने कड़े कॉलर वाला सम्राट निकोलस के जमाने में प्रचलित मटमैले रंग का ओवरकोट पहना था। उसकी सफेद मूछें उसी रंग के गलमूछे से चिपट गई थी। उसकी हड्डी मुड़ी हुई थी और उसका बाहरी रंग रूप अल्पयासंद्र द्युति से मिलता जुलता था। इस तरह की वेशभूषा अल्पयासंद्र के शासनकाल में सैनिक अधिकारियों के बीच काफी प्रचलित थी। सैनिक अधिकारी के चेहरे से कौतूहल एवं गंभीर के साथ थकान भी झलक रही थी। जब घोड़े रुके, सैनिक अधिकारी ने पिंडली तक पहने जूते वाला अपना पैर बग्घी में से बाहर निकाला और श्वेत के दस्तानों वाले हाथों में ओवरकोट के पल्लों को पकड़कर तेजी से झोपड़ी की ट्योढ़ी की ओर बढ़ा। गाड़ीवान अपनी सीट से कर्कश स्वर में चिल्लाया, बाई तरफ सरकार। और सैनिक अधिकारी ने अपने लंबे चौड़े शरीर को देहली पर झुकाते हुए गलियारे में प्रवेश किया और फिर बाई तरफ कमरे में। कमरा साफ सुथरा व आरामदायक था। बाएं कोने में ईमा मसीह की एक नई सुनहरी प्रतिमा टंगी थी। प्रतिमा के नीचे साफ भूरे पेश की ढकी मेज थी। मेज के साथ साफ सुथरी बेंचें लगी थी। दाएं कोने में कुछ दूरी पर रसोई घर की भट्ठी थी। भट्ठी के पास ही एक चौकी थी। चौकी पर घोड़ों के ऊपर डालने वाला धब्बों वाला कंबल बिछा था। चौकी भट्टी के निकट थी। भट्टी से सी सूप में उबलते बंद गोभी, मांस और तेज पत्ती की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। आगंतुक ने अपना ओवरकोट उतारकर बेंच पर फेंका। उस समय वह अपनी वर्दी और ऊंचे जूतों में और भी छरहरा लग रहा था। उसने अपने दस्ताने व टोपी निकाले और थके हुए भाव से बालों पर अपना पीलाकृत हाथ फेरा। उसका सफेद बालों वाला केश विनाश कनपटियों में आंखों के कोनों तक थोड़ा घुंघराला था। उसके काली आंखों वाले सुंदर लंबे चेहरे अब भी कहीं कहीं चेचक के निशान थे। दरवाजे को घोड़ा गलियारे की ओर खींचते हुए तिरस्कार युक्त स्वर में वह चिल्लाया, अरे वहां कोई है? फौरन लाल कार्डिगन वाले काले ऊनी स्कर्ट में एक औरत ने कमरे में प्रवेश किया। इस औरत की भवें व बाल काले थे। अपनी उम्र के हिसाब से वह काफी सुंदर थी। अधेड़ बंजारिन जैसी। उसके ऊपरी होठ एवं गालों पर हल्के रोए थे। थोड़ी मोटी थी किंतु फुर्तीली। विशाल वक्षस्थल, हंसनी सरीखा, तीनों कोट पेट था। मालिक, आइए आइए, आपका स्वागत है। खाना पसंद करेंगे या चाय पीना? समवार लाऊं? वह बोली। आगंतुक ने सरकारी निगाह से उसके गोल मटोल कंधों पर पतले रंग के घिसे फटे तताती बनावट के जूतों वाली
उसकी टांगों की ओर देखा और रुक रुक कर अब असावधानी से बोला, समवार, मालकिन हो या नौकरानी? मालकिन हुजूर। यानी खुद ही कारोबार संभाला है? बिल्कुल ठीक, खुद ही। ऐसा क्यों? विधवा हो क्या, इसलिए खुद कारोबार चलाती हो? विधवा नहीं हूँ मालिक, जिंदगी तो किसी तरह काटनी है ना, और मुझे घर बार चलाना अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा, यह अच्छी बात है। तुम्हारा यह कमरा काफी साफ सुथरा व अच्छा है। औरत सारे समय कौतूहल से आंखें सिकोड़ कर उसे देख रही थी। जी हाँ, मुझे सफाई पसंद है, वह औरत बोली। बड़े घरानों में पली बढ़ी हूँ, भला सलीके से कैसे न रहूंगी। निकोलाय अलेक्सीयोविच उसे एकदम सीधे होकर आंखें खोली और उसका चेहरा लाल हो गया। नदेजा, तो उसने हड़बड़ी से कहा। हाँ, मैं निकोलाय अलेक्सीयोविच, उसने कहा बेंच पर बैठते हुए, और एकटक उसकी ओर देखते हुए उसने कहा, हे भगवान, हे भगवान, कौन यह सब सोच सकता था। कितने वर्षों से हमने एक दूसरे को नहीं देखा। करीब 35-30। निकोलाय अल्कीयेविच, मैं इस समय 48 साल की हूँ और शायद आप 60 साल के आसपास होंगे, लगभग इतना ही। हे भगवान, कितनी अजीब बात है। इसमें क्या अजीब है मालिक? सब कुछ समझती नहीं हो क्या? उसकी थकावट व उदासी लुप्त हो गई। वह खड़ा हुआ और फर्श पर नजर डालते हुए कमरे में चहलकदमी करने लगा। फिर उसने रुककर शर्म के मारे लाल होते हुए कहना शुरू किया, तब से मुझे तुम्हारे विषय में कुछ भी नहीं मालूम। तुम यहाँ कैसे आ पड़ी? अपने मालिक के पास क्यों नहीं रुकी? आपके जाने के बाद मालिक ने मुझे स्वतंत्र कर दिया। फिर उसके बाद तुम कहाँ रही? यहाँ एक लंबी कहानी है मालिक। कहती हो कि तुमने शादी नहीं की? हाँ, नहीं की। क्यों? इतनी सुंदर होने के बावजूद शादी मैं कर नहीं पाई। क्यों नहीं कर पाई? तुम कहना क्या चाहती हो? इसमें कहने की क्या बात है? शायद आपको याद है कि मैं आपको कितना प्यार करती थी। शर्म के मारे उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। वह भवें चढ़ाए हुए पुनः चहल कदमी करने लगा। अब समाप्त हो जाता है मेरी दोस्त, वह बड़बड़ाया। प्यार, यौवन, सभी कुछ नग्न व साधारण सी बातें हैं। समय के साथ सब समाप्त हो जाता है। जैसा कि बाइबिल के पूर्व विधान में कहा गया है, बहते पानी को कैसे याद रखा जा सकता है? जो जिसके भाग में है, निकोलय, यौवन उसका समाप्त हो जाता है। लेकिन प्यार की बात दूसरी है। उसने अपनी गर्दन उठाई और खड़े होकर बीमारों जैसी मुस्कुराहट के साथ बोला, जिंदगी भर तो तुम मुझे प्यार नहीं कर सकती थी। मतलब कर सकती थी। जीवन का जो भी समय बिताया, अकेले बिताया। मैं जानती थी कि आपके लिए कभी का सब कुछ समाप्त हो गया। आपके लिए शायद कुछ हुआ ही न हो, और आपको दोषी ठहराने में भी देर हो गई। मगर सच है कि आपने बड़ी निर्दयता से मुझे छोड़ दिया। कई दूसरी बातें भुला भी दी जाए, किंतु केवल अपमान के कारण मैंने कई बार आत्महत्या की सोची। निकोलाय, कैसा समय था वह, जब मैं आपको निकोलाय कहकर पुकारती थी। और आपको याद है ना, आप मुझे पुकारते थे। आप मुझे सारे समय घने वृक्षों से अंधकार युक्त पीथियों के बारे में कविताएं सुनाया करते थे। उसने दुख भरी मुस्कान से कहा, ओह, तू कितनी अच्छी थी। उसने सिर हिलाते हुए कहा, कितनी मादक, कितनी सुंदर, कैसा रूप, कैसी आंखें। याद है कैसे तुमको सब निहारा करते थे। उससे भी ज्यादा बेरहमी से उसने मुझे छोड़ा। मैंने बेटे को बहुत प्यार करता था। उसके बड़े होने तक मैंने कई आशाएं
उस पर बांध रखी थी, लेकिन वह बदमाश, फिजूल खर्च, घृत, बेरहम, बेईमान व निष्ठुर निकला। हाँ, ये सब भी बहुत साधारण मामूली बातें हैं। खुश रहो मेरी प्रिय दोस्त। मैं सोचता हूँ कि तुम्हें खोकर मैंने जिंदगी की सबसे मूल्यवान चीज खो दी। वह उसके पास आई, उसका हाथ चूमा। उसने भी उसके हाथ का चुम्मा लिया। घोड़े मंगवाओ। जब घोड़े आगे निकल गए, वह भवें चढ़ाकर सोचने लगा, कितनी आकर्षक थी, मनमोहक सौंदर्य। उसने शर्म के मारे अपने आखिरी शब्दों को याद किया। फिर वह भी याद किया कि उसने उसका हाथ चूमा और एकाएक उसे अपनी ही शर्म पर शर्मिंदगी महसूस हुई। क्या यह सच नहीं है कि उसने अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे क्षण मुझे दिए? निस्तेज सूरज अस्त हो रहा था। कोचवान सारे वक्त खतरनाक गड्ढों को छोड़ते हुए कम खंड वाले रास्ते से घोड़े को दौड़ाते हुए मन ही मन कुछ सोच रहा था। अंततः उसने गंभीर स्वर में कहा, और वह मालिक जैसे ही हम वहां से निकले खिड़की से देख रही थी। लगता है काफी अरसे से उसे जानते हैं क्या? हाँ, काफी अरसे से भाई। काफी बुद्धिमान औरत है। बताते हैं कि दिन प्रतिदिन वह धनी हो रही है, रुपए सूद पर देती है। यह सब कोई माने नहीं रखता। क्यों नहीं? कौन और अच्छी तरह से जीना नहीं चाहता? और यदि ईमानदारी से दिया जाए तो उसमें हर्ज क्या है? बताते हैं वह ईमानदार है, लेकिन सख्त है। रुपए यदि समय से नहीं लौटाया तो अपने को ही दोषी समझो। हाँ हाँ, अपने को ही दोषी मानो। जरा घोड़े को तेज भगाओ ताकि गाड़ी पकड़ने में हमें देर न हो। डूबते सूरज की सुनहरी किरणें खाली खेतों पर पड़ रही थी। घोड़े पानी भरे गड्ढों पर चल रहे थे। वह घोड़े की उछलती हुई नालों की ओर देख रहा था और अपनी काली भवें चढ़ाए सोच रहा था। हाँ, अपने को ही दोषी समझो। हाँ, वास्तव में अच्छे क्षण में बुरे, लेकिन सचमुच चमत्कारी। चारों तरफ जंगली लाल गुलाब खिल रहे थे, घनी लिंडन वृक्ष की विथिया। लेकिन हे भगवान, आगे क्या हुआ होता यदि मैंने उसे छोड़ा न होता? कितनी लज्जा की बात। यही न दिए दे सराय की मालकिन न होकर मेरी पत्नी, मेरे पीठ सबर्क के घर की मालकिन व मेरे बच्चों की माँ होती। आंखें बंद किए वह सिर हिलाता रहा। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।